हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय पढ़ रहे हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसका हमने एक पार्ट कल पढ़ लिया था। आज ये दूसरा पार्ट है। हो सकता है आज कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं कंप्लीट होगा तो हम कल के एक वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके। और हम सोच रहे हैं कि जितना आपको पढ़ाया जाए उतना कंप्लीट पढ़ाया जाए, कि इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता ना हो। तो आज हम इसको कंटिन्यू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका KVS हो, रीट हो, DTPLSB हो, सुपर टेट हो, CTET हो, किसी के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही RTE 2009 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए हम देखते हैं हमने कल क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ लिया था कि RTE एक्ट 2009 को राज्यसभा के द्वारा मंजूरी कब मिली थी, जरूर बताइए आप। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा के द्वारा मंजूरी मिली थी। हमने ओवरऑल थोड़ा सा हम जान लेते हैं। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा के द्वारा RTE एक्ट को मंजूरी मिली थी। ओके। और हम देखते हैं 4 जुलाई 2009 को लोकसभा द्वारा मंजूरी मिली थी। ये चीज़ें भी हमने जान ली थी, एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर हमने देखा था 4 जुलाई नहीं, 4 अगस्त। फिर हमने देखा 26 अगस्त 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के द्वारा अंतिम मंजूरी मिली। ये चीज़ हमने जान ली थी। फिर हमने देखा कि 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में RTE एक्ट 2009 लागू हो गया था। किसको छोड़कर? जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो ये चीज़ें हमने इतनी जानी थी। और हमने देखा था कि कुल अध्याय कितने होते हैं? 7 होते हैं। धाराएं कितनी हैं? 38 हैं। और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 1 है। और सबसे बड़ी धारा हमने देखी थी 4 है। तो इतनी चीज़ों को हमने जान लिया था, सारे अध्यायों का नाम जान लिया था। आज हम देखेंगे इन सभी अध्याय के अंतर्गत जितनी भी धाराएं आती हैं, जितनी कंप्लीट हो पाएंगे उन सभी को हम कंप्लीट करेंगे। तो सभी चीज़ों को हम देखते हैं आगे। एक एक अध्याय को लिख के उसके अंतर्गत जो भी धाराएं हैं उन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। एक एक से एक अध्याय को लिखकर और उसके अंतर्गत हम धाराओं को लिखकर, और अच्छे से लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम अध्याय के अनुसार धाराओं को देखेंगे। तो हमने पहले लिखा है अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या है? प्रस्तावना है। और इस अध्याय 1 के अंतर्गत कितनी धाराएं आती हैं? धारा 1 और 2। हमने क्या देखा है? अध्याय 1 के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आती हैं? धारा 1 और 2। तो इन दोनों धाराओं को हम जानेंगे। तो पहले हमने लिखा है, पहली अध्याय क्या है? प्रस्तावना है। इसमें क्या कहा गया है? धारा 1 में इसके कहा गया है कि RTE एक्ट 2009 जो है ये 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा। किसे छोड़कर? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा। ये आपकी धारा 1 में ये बातें बोली गई हैं। हाँ, और एक बात और कही गई है इसमें कि जो RTE एक्ट 2009 है ये किसी धार्मिक संस्थान में नहीं लागू किया जाएगा। धार्मिक संस्थान में नहीं लागू किया जाएगा। धार्मिक संस्थान में नहीं लागू किया जाएगा। जैसे धार्मिक संस्थान में नहीं लागू होगा, जैसे हो गया कोई मदरसा हो गया या कोई वैदिक पाठशाला, या नहीं कि जहाँ पर भी धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं वहाँ पर RTE एक्ट 2009 नहीं लागू हुआ है। ओके। वैदिक पाठशाला। तो ये धारा हमने पहली जानी। धारा पहले में हमने क्या जाना? तो इसमें जाना ये हमने देखा कि 1 अप्रैल 2010 को RTE एक्ट 2009 संपूर्ण भारत में लागू हुआ है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और ये जो है RTE एक्ट 2009 किसी भी धार्मिक संस्थान में नहीं लागू किया गया है, जैसे मदरसा हो गया, वैदिक पाठशाला हो गया। तो ये आपकी क्या हो गई? धारा 1 कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं कि धारा 2। धारा 2 में कहा गया है कि RTE एक्ट 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। ओके। RTE एक्ट 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। हम देखते हैं इसमें किसकी किसकी परिभाषाएं दी गई हैं, इन चीज़ों को भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसकी परिभाषा दी गई। इसमें दी गई समुचित सरकार की परिभाषा। समुचित सरकार, ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है। वंचित बालक हो गया। ओके। समुचित सरकार, वंचित बालक, और हो गया आपका अभावग्रस्त वाला बालक। अभावग्रस्त बालक या वंचित बालक ही आ सकता है, तो बोल सकते हैं इसमें अभावग्रस्त वाला बालक, अभावग्रस्त वाला बालक। और इसमें आ जाएगा आपकी विद्यालय की परिभाषा, और क्या आ जाएगा? स्थानीय अभिभावक। स्थानीय अभिभावक, इन सभी की परिभाषाएं धारा 2 में बताई गई हैं। स्थानीय अभिभावक, और क्या आ जाएगा? विद्यालय। तो विद्यालय में यहाँ पर विद्यालय आ जाएंगे निजी स्कूल और जो सरकारी स्कूल है, ये सभी विद्यालय इसमें ले लिए जाएंगे। इन्हीं की परिभाषा इसमें दी गई है। इन चीज़ों को देखिएगा। ओके। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें
आपके 4 प्रकार के विद्यालय दिए जाएंगे, सरकारी, निजी, अनुमोदित और विशिष्ट विद्यालय। तो इन चीज़ों को हमने बता दिया। तो हमने धारा 2 में क्या देखा, धारा 2 में देखा कि RTE एक्ट 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। किसकी किसकी परिभाषाएं, समुचित सरकार की, वंचित बालक की, अभावग्रस्त वाले की और स्थानीय अभिभावक और विद्यालय, इन सभी की परिभाषाएं दी गई। इन सभी की पॉइंट टू पॉइंट नोट करिएगा, क्योंकि अगर आपके धाराओं से भी क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे बन जाएंगे, तो ये याद रखिएगा। वैसे तो आपका पॉइंट टू पॉइंट याद रखना जरूरी ही है, लेकिन साथ में धाराओं को भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, हमारा अध्याय 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अध्याय 2 पे। अध्याय 2 है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अध्याय 2 क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसकी धाराएं क्या है, धारा 3, 4, 5, यानी कि धारा 3 से 5। ओके, धारा 3 से 5 इसमें ली गई है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार क्या कहा गया है। ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। धारा अध्याय 2 में जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, इसकी धारा 3 में कहा गया है, ये धारा आपकी इंपॉर्टेंट बनेगी। इसमें ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये चीज़ें याद रखिएगा। और इसकी व्यवस्था कौन करेगी, इसकी व्यवस्था करेगी समुचित सरकार। तो ये चीज़ें भी लिख लीजिए आप कि इसकी व्यवस्था जो है समुचित सरकार करेगी, या समुचित इसकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। और ये पूरी व्यवस्था किसके द्वारा की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी सरकार के द्वारा। तो आपके ये हो गया, क्योंकि लाइन टू लाइन इसमें आपको याद रखना जरूरी है। फिर आगे हम बात करते हैं धारा 4 की। धारा 4 भी आपकी इंपॉर्टेंट बनेगा। इसमें ये कहा गया है कि ड्रॉप आउट बालकों को आयु के अनुसार प्रवेश, जो ड्रॉप आउट बालक हैं, जो किसी कारण से जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है या किसी कारण से रुक गई है पढ़ाई और वो बाद में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उनकी आयु के अनुसार उनको प्रवेश दिया जाएगा। ओके, ऐसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा, उनकी आयु के अनुसार उनको प्रवेश दिया जाएगा। यदि उनकी एज 10 साल हो गई है, यदि उनकी एज 10 साल है, तो उन्हें क्लास 5 में क्या है, प्रवेश दिया जाएगा। भले उन्होंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो लेकिन उनके एज के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। और इसके लिए उन्हें एक 6 माह का ब्रिज कोर्स कराना पड़ेगा। अगर उन्हें ऐसी कंडीशन आ रही है तो 6 माह का ब्रिज कोर्स होगा ब्लॉक स्तर पे। ये चीज़ याद रखिएगा, 6 माह का ब्रिज कोर्स होगा ब्लॉक स्तर पे, तो ये कराया जाएगा। उसके बाद उन्हें क्या है, प्रवेश दिया जाएगा। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं, जो बालक किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके हैं या उनकी पढ़ाई किसी कारणवश छूट गई है, नहीं आ पाए स्कूल, उसके बाद जब वो स्कूल आ रहे हैं तो उनकी आयु के अनुसार ही उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। जैसे कि वो 10 साल के हैं तो उन्हें कक्षा 5 में ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, जिससे ब्लॉक स्तर पर। तो ये चीज़, ये लाइन याद रखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं, तो आगे हम ये बात करेंगे, चलिए देखते हैं। अब धारा नंबर 5 आ गई हमारी। तो धारा नंबर 5 में क्या कहा गया है कि अगर कोई भी बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर ले रहा है, प्रारंभिक शिक्षा यानी कि कक्षा 5 तक की पूर्ण कर ले रहा है, तो उसके बाद अगर बालक स्थानांतरण कराता है तो उसके सभी अधिकार भी स्थानांतरित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उसके सभी अधिकार भी स्थानांतरित हो जाएंगे। अगर बालक अपना स्थानांतरण करवाता है तो उसके सभी अधिकार स्थानांतरित हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। तो ये लाइन भी याद रखिएगा, यानी कि उन्हें उसके साथ उन्हें स्थानांतरण पत्र यानी कि TC दी जाएगी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा साथ में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि अगर बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर रहा है, उसके बाद वो स्थानांतरण अपना करवाता है, तो उसके साथ साथ उसके सभी अधिकार भी स्थानांतरित हो जाएंगे, यानी कि उसे TC दी जाएगी। TC को देना उससे अनिवार्य होगा। ओके, धारा 5 में क्या कहा गया है कि बालक को TC देना अनिवार्य होगा। ओके, तो TC देना अनिवार्य हम यहाँ ले। अब एक बार हम इसको और जान लेते हैं, फिर चीज़ों को हम देखते हैं। तो हमने पहले क्या देखा, ध्यान से देखिएगा। पहले हमने देखा अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या कहा गया है, प्रस्तावना। अध्याय 1 में धाराएं 2 हैं, धारा 1 और 2। धारा 1 में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2010 को RTE एक्ट 2009 संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, और जितने भी धार्मिक संस्थान हैं वहाँ पे नहीं लागू किया जाएगा, जैसे कि मदरसा और वैदिक पाठशाला। और धारा 2 में कहा गया है कि RTE एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं धारा 2 में, जैसे समुचित सरकार, वंचित बालक, अभावग्रस्त वाला और स्थानीय अभिभावक और विद्यालय, इन सभी की क्या है परिभाषाएं दी गई। फिर बात करते हैं अध्याय 2 की बात करते हैं। अध्याय 2 क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ये इसमें धारा क्या है, 3 से 5, यानी कि धारा 3, 4, 5। तो इसमें क्या कहा गया है, धारा 3 है। तो धारा 3 में ये बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना क्या है के अनुसार उन्हें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है, अनिवार्य है उनको। और यहाँ पर क्या बात की गई है कि इसकी व्यवस्था जो है वहाँ पर उसकी समुचित व्यवस्था सरकार करेगी। फिर बात करते हैं धारा 4 की। तो इसमें ड्रॉप आउट बालक जो है, जिन्होंने किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी है, तो उनके अभिभावक का, स्थानीय सरकार का, अधिकारियों का कर्तव्य है कि बालकों को प्रवेश कराएं, और प्रवेश उनकी आयु के अनुसार होगा।
अगर वो 10 साल के हैं तो कक्षा 5 में उनका प्रवेश होगा। तो ये चीज़ें हैं। और अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो उन्हें 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा अपने ब्लॉक स्तर पे। फिर बात करते हैं हम धारा 5 की। तो धारा 5 में कहा गया है कि बालक अगर प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर ले रहा है उसके बाद वो स्थानांतरण करवाता है तो उसके स्थानांतरण के साथ साथ उसके सभी अधिकार भी स्थानांतरित हो जाएंगे और उसे टीसी देना अनिवार्य है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। हमने धारा 5 तक देख ली, अध्याय 1 देखा और 2 देखा। अब हम देखते हैं अध्याय 3 के बारे में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो नोट्स बनाते रहेगा क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट आपकी चल रही हैं। अब हम देखते हैं अध्याय 3 को। चलिए देखते हैं आगे हमने क्या लिखा, अध्याय 3। ओके, अध्याय 3 में क्या है कि समुचित सरकार, अभिभावक एवं स्थानीय अधिकार। समुचित अधिकार, अभिभावक एवं स्थानीय अधिकार, तो ये चीज़ें हो गई। ये कह सकते हैं कि समुचित सरकार यानी कि अभिभावक यानी माता पिता के अधिकार एवं स्थानीय अधिकार, तो इन चीज़ों को हम लेते हैं। ओके, एवं स्थानीय अधिकार चीज़ें आ गई। तो ये जो है इसमें धाराएं कौन कौन सी आई हैं, 6 से 11 तक। ओके, इसमें धारा क्या है, 6 से 11 तक की धाराएं ली गई हैं। ये चीज़ों को याद रखिएगा कि कौन से अध्याय में कितने कितने तक धाराएं ली गई, ये भी चीज़ें। तो सीधे फिर से एक बार देखते हैं इसमें किसकी बात की गई है, समुचित सरकार, ओके, अभिभावक यानी माता पिता एवं स्थानीय अधिकार की बात की। इन सभी के अधिकारों की बात की गई है। जो स्थानीय लोग हैं उनके अधिकार की बात, समुचित सरकार की बात और माता पिता के अधिकारों की बात। ये कह सकते हैं सीधे सीधे इनके अधिकार होंगे सारे, ठीक है। स्थानीय अधिकार, अभिभावक के स्थानीय अधिकार बोल सकते हैं, एवं नहीं लिखेंगे के स्थानीय अधिकार लिख देंगे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो धारा 6 आई, धारा 6 में क्या कहा गया, जो समुच्चय सरकार है, ओके, समुच्चय सरकार का दायित्व है कि वह समय, स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार विद्यालयों की स्थापना करे। ये कहा गया है धारा 6 में कि समुच्चय सरकार का ये दायित्व है कि वह समय, स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार विद्यालयों की स्थापना करे। तो इसमें एक बात कही गई है कि आपके एक किलोमीटर से, अगर 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के भीतर तक कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है तो इसमें आपको प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करानी है, प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। ओके, और अगर 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर के बीच कोई भी उच्च प्राथमिक नहीं है तो उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी, उच्च प्राथमिक की स्थापना की जाएगी। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। उच्च प्राथमिक लिख दे रहे हैं यहाँ पे, उच्च प्राथमिक। तो सीधा कहने का क्या मतलब है कि जो समुच्चय सरकार है उनका दायित्व है कि समय, स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार उन्हें विद्यालय खोलने हैं, कि 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए और 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। धारा नंबर आपकी 6 में कहा गया है। फिर अब बात करते हैं कि धारा नंबर 7, इसको ध्यान से देखिएगा। धारा नंबर 7 में कहा गया है केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात की बात की गई है, यानी कि संपूर्ण भरण पोषण, यानी कि बालक बालिकाओं के संपूर्ण भरण पोषण के लिए, ठीक है, संपूर्ण बालक बालिकाओं के भरण पोषण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के वित्तीय अनुपात की बात की गई है। तो इसमें कहा गया है कि 60:40 का रेशियो होगा। ये नॉर्मल राज्यों में है। ओके, ये राज्यों की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल राज्यों में है। क्या कहा गया है कि 60:40 का अनुपात है। 60 की केंद्र सरकार का है और 40 के हैं राज्य सरकार का। दायित्व ये होगा कि अगर 100 रुपये दिए जा रहे हैं तो 60 रुपये उसमें से केंद्र सरकार देगी और 40 रुपये राज्य सरकार देगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें कही गई हैं। तो हम देखते हैं कि धारा 7 में क्या कहा गया है, केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात। तो इन दोनों का अनुपात क्या रहेगा, 60:40 रहेगा। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, इसको सुनिएगा, अगर हम बात करें पूर्वोत्तर राज्य की, पूर्वोत्तर राज्य, तो पूर्वोत्तर राज्यों में यही अनुपात हो जाता है 90:10 का अनुपात, यानी कि 90 भाग जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी और 10% भाग जो है ये राज्य सरकार वहन करेगी। तो यहाँ का ये अनुपात आपका 90:10 बन जाता है और नॉर्मल राज्यों में आपका बनता है 60:40 बन जाता है। अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पहले क्या था, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पहले 90:10 का अनुपात था 2018 के पहले। ओके, 2018 के पहले पूर्वोत्तर राज्य 7, तो इनका अनुपात ये था। उसके बाद इसमें हिमाचल प्रदेश प्लस उत्तराखंड को जोड़ दिया गया, तो यानी कि कुल मिला के 9 राज्यों के लिए अनुपात 9:10 है। तो 9 राज्य के लिए 9 विशेष राज्य बना दिए गए आपके। तो 9 राज्यों के लिए अगर हम अनुपात करेंगे तो 7 हमारे पूर्वोत्तर राज्य हो जाएंगे और एक हिमाचल प्रदेश और एक उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड यहाँ पे लिख देते हैं, उत्तराखंड, यानी कि कुल मिलाकर 9 राज्यों का अनुपात क्या होगा, 90:10 होगा और बाकी सभी राज्यों का 60:40 का अनुपात होगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अभी इसको एक बार और हम बता देंगे। फिर बात करते हैं धारा 8 में। धारा 8 में बात की गई है कि समुचित सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य। तो समुचित सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य क्या होंगे, इसकी बात की गई है धारा 8 में।
ओके, धारा 8 में इसकी बात की गई है, जैसे कि बालकों की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यालय भवन। जैसे यहाँ पर कही गई है बालकों की शिक्षा के बारे में हम बात कर सकते हैं, बालकों की शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यालय भवन, यानी विद्यालय भवन में जो भी कमियां हैं उनके निर्माण की बात की गई है, विद्यालय भवन। तो ये क्या हो गई हमारी धारा 8 हो गई। धारा 8 में जो समुचित सरकार है इनके अधिकार एवं कर्तव्यों की बात की गई है, जैसे उनके अधिकार क्या होते हैं, बालकों की शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यालय भवन। फिर आगे हम बात करते हैं कि समुचित सरकार का ये दायित्व है, ओके, समुचित सरकार के जो है अधिकारी वर्ग, उनके अधिकार एवं कर्तव्यों की यहाँ बात की गई है कि जो समुचित सरकार के अधिकारी वर्ग हैं उनके अधिकार एवं कर्तव्य की बात की गई है धारा 9 में। फिर हम बात करते हैं धारा 10 की। धारा 10 की हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो स्थानीय अभिभावक हैं, ओके, जो स्थानीय अभिभावक हैं उनके अधिकार एवं कर्तव्यों की बात की गई है कि वे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें या शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित करें। तो ये अभिभावकों के अधिकार हो गए आपके। फिर आगे की बात करें, धारा 11 में क्या कहा गया है, धारा 11 में कहा गया है कि जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं यानी बालक बालिकाएं हैं, इनकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। इनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं ये सरकार द्वारा की जाएगी। ये उत्तरदायित्व तो किसका है, समुचित सरकार का। यहाँ पे हम लिख सकते हैं उत्तरदायित्व है ये समुचित सरकार का, लेकिन व्यवस्था कौन करेगी, सरकार करेगी। समुचित उत्तरदायित्व किसका है, समुचित सरकार का, समुचित सरकार का। ओके, तो ये हो गई हमारी कितनी धाराएं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये धाराएं हमने पढ़ी अध्याय 3 के अंतर्गत। इनको हम एक बार और जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो अध्याय 3 में क्या कहा गया है कि समुचित सरकार अभिभावक के स्थानीय अधिकार यानी इनके अधिकार और कर्तव्यों की बात की गई है धारा 6 से 11 में, अध्याय नंबर 3 में। तो धारा 6 में क्या कहा गया है कि समुच्चय सरकार का दायित्व है कि वह समय स्थान एवं परिस्थिति के अनुसार विद्यालयों का निर्माण करे, ओके, विद्यालयों की स्थापना करेगी। जैसे 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में आपका एक प्राथमिक स्कूल होना चाहिए और 2 से 2.5 किलोमीटर के एरिया में एक उच्च प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। तो इन चीज़ों की बात की गई है। फिर धारा 7 में बात करें, यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय अनुपात की बात की गई है। बालक बालिकाओं के भरण पोषण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के वित्तीय अनुपात की बात की गई है। तो नॉर्मल राज्यों में 60:40 का अनुपात है, वित्तीय अनुपात। और अगर हम 9 राज्यों की बात करें तो 9 राज्य यानी कि पूर्वोत्तर राज्य 7 हो जाएंगे और एक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड मिला के 9 राज्यों में 90:10 का अनुपात है केंद्र और राज्य सरकार का। 2018 से पहले की बात करें तो 7 ही राज्य थे, उसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को नहीं जोड़ा गया था। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहिएगा, गलत ना हो चीज़ें। फिर बात करते हैं धारा 8 की। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, समुचित सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य, जैसे बालकों की शिक्षा के बारे में, बालकों की शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और विद्यालय भवन के बारे में उनके क्या अधिकार कर्तव्य हैं, इन चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया धारा 8 में। और अगर बात करें धारा 9 की बात, तो यहाँ पर समुचित सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य की बात की गई है। और आगे बात करें धारा 10, तो यहाँ पर स्थानीय अभिभावकों के अधिकार एवं कर्तव्य की बात की गई है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनके आसपास उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें। और बात करें धारा 11 की, तो इसमें क्या कहा गया है, जो समुचित सरकार का उत्तरदायित्व है कि 0 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की जो संपूर्ण व्यवस्था है ये सरकार द्वारा की जाएगी। और हमने क्या होता है, उत्तरदायित्व क्या है, ये समुचित सरकार का है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अध्याय 3 6 से 11 तक। जो भी कन्फ्यूजन है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और प्लीज़ पढ़ते रहिए। तो ये चीज़ें होगी। अब हम देखते हैं अध्याय 4 के बारे में। जितनी अध्याय 4 हमारा क्या है, सबसे बड़ा अध्याय है, यानी कि 12 से 28 तक की धाराएं आएंगी। हम देख रहे हैं कितनी धाराएं हम पढ़ सकते हैं, उसके बाद चीज़ों को हम कल पढ़ेंगे ना, ज़्यादा लंबी वीडियो करना नहीं चाह रहे हैं। तो ये देखिएगा और इसमें पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ आपको कहीं भी नहीं छोड़ी जा रही है, एक एक चीज़ बताई जा रही है। तो इन चीज़ों को आप देखिएगा, आप खुद समझदार हैं और समझ सकते हैं कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अध्याय नंबर 4 की। अध्याय नंबर 4 में क्या कहा गया है, अध्याय नंबर 4 में कहा गया है कि विद्यालय एवं अध्यापकों के कर्तव्य। ओके, तो ये कहा गया है आपकी धारा 12 से 28, यानी कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, अध्याय नंबर 4 है। ये आपको सीधे सीधे कहा गया है, आपको पिछली क्लास में भी बताया गया था, सबसे बड़ा अध्याय, सबसे बड़ा अध्याय। इसमें धाराएं कौन कौन सी आती हैं, धारा आती हैं 12 से 28 तक। तो हम देखते हैं धारा 12 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जो सभी निजी शिक्षण संस्थान हैं, ओके, जो भी निजी शिक्षण संस्थान है उसमें बालक के जब कक्षा प्रथम के समय जब प्रवेश ली जाएगी तो कुल सीटों में से 25% सीटें
कुल सीटों में से 25% सीटें हैं निर्धन वर्ग के बालकों के लिए आरक्षित की जाएंगी। ओके, निर्धन वर्ग के बालक के लिए आरक्षित की जाएगी, ये चीज़ को याद रखिएगा। सारी चीज़ें ध्यान से सुनिएगा और नोट भी करिएगा। तो हमने क्या कहा है कि धारा 12 में क्या कहा गया है कि सभी निजी जो शिक्षण संस्थान हैं, ओके, RTE एक्ट 2009 के अनुसार जितने भी निजी शिक्षण संस्थान हैं उसमें जो है बालक के कक्षा प्रथम में जो कुल सीटें हैं उसकी 25% सीटें निर्धन वर्ग के बालक के लिए आरक्षित की जाएंगी। कंडीशन एक है कि उनके अभिभावक की आय जो है, अभिभावक की आय है 2 लाख से कम होनी चाहिए। ओके, 2 लाख से कम होनी चाहिए, तो ये एक कंडीशन होगी। और एक बात इसमें और कही गई है कि अगर बालक एक बार ये चीज़ का लाभ ले रहा है और बीच में छोड़ दे रहा है तो दोबारा इस चीज़ का लाभ उसे नहीं मिलेगा। ओके, तो इन चीज़ों को हम लिख नहीं रहे हैं, इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। तो क्या कहा गया, RTE एक्ट 2009 के अनुसार, ओके, ये प्रावधान किया गया है कि सभी निजी शिक्षण संस्थानों को अपने विद्यालय में जब कक्षा प्रथम में प्रवेश लेना होगा तो कुल सीटों की 25% सीटें आरक्षित की जाएंगी जो निर्धन वर्ग के बालकों की होंगी और जिनके पिता की आय यानी कि इनकम 2 लाख से कम होगी, तो उन्हीं बच्चों को ये सीटें दी जाएंगी, उन्हीं के लिए आरक्षित होंगी। और अगर उन्होंने एक बार ये लाभ छोड़ दिया आरक्षण का तो ये लाभ उन्हें दोबारा नहीं मिलेगा। तो पहला आपका हो गया धारा नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिर आगे देखते हैं धारा नंबर 13। इसमें क्या है कि कोई भी बालक है अगर वह प्रवेश ले रहा है तो उससे किसी भी प्रकार का शिक्षण शुल्क या प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। ओके, उसे किसी भी प्रकार का शिक्षण शुल्क या प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। RTE एक्ट 2000 के अनुसार सीधे सीधे ये बातें बताई गई हैं। धारा 13 के अनुसार कि अगर बालक किसी भी विद्यालय में प्रवेश ले रहा है तो उसे किसी भी प्रकार की शिक्षण शुल्क या प्रवेश, किसी भी विद्यालय नहीं, सरकारी विद्यालय में, तो उनसे किसी भी प्रकार के शिक्षण शुल्क या प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो एक बात आपकी धारा 13 में हो गई। फिर बात करते हैं धारा 14 की। तो इसमें क्या है कि अगर बालक का प्रवेश हो रहा है, बालक के प्रवेश के समय उनसे किसी भी प्रकार के दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी, यानी कि उनसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा, उनसे किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। तो धारा 14 में ये बातें हो गई आपकी। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ओके, तो यानी कि प्रवेश के समय बालक से किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी। फिर बात करते हैं धारा 15। तो धारा 15 में कहा गया है कि बालक के प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर मानी गई है। ओके, अंतिम तिथि 30 सितंबर मानी गई है कि बालक के प्रवेश की जो है अंतिम तिथि 30 सितंबर है। अगर वह किसी कारणवश, ओके, किसी कारणवश, कारण कोई गंभीर होना चाहिए, किसी कारणवश अगर वह इस समय प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह संपूर्ण वर्ष में कभी भी प्रवेश ले सकता है, संपूर्ण वर्ष में कभी भी प्रवेश ले सकता है। तो ये चीज़ें कही गई हैं, कभी भी प्रवेश, ओके, प्रवेश ले सकता है। धारा 15 में क्या कहा गया है कि अगर बालक अंतिम तिथि यानी कि 30 सितंबर तक प्रवेश नहीं ले पाता है, किसी कारणवश, कोई गंभीर कारण होना चाहिए, ओके, किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले पाता है तो संपूर्ण वर्ष में वो कभी भी प्रवेश ले सकता है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी धारा 15 को हमने जाना। फिर देखते हैं धारा 16। तो इसमें कहा गया है कि बालक की जो है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर, ओके, बालक का किसी भी स्तर पर अवरोधन या ठहराव नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बालक को प्रारंभिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने है तो कभी फेल नहीं किया जाएगा। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब है बालक को फेल नहीं किया जाएगा, बालक को फेल नहीं किया जाएगा। सीधे सीधे कहने का मतलब है कि प्रारंभिक स्तर तक बालक को फेल नहीं किया जाएगा। ओके, चाहे वो पढ़ने लायक हो या ना हो, बस उन्हें पास करते रहना है, उन्हें फेल नहीं किया जाएगा। तो हमने देखा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर बालक का किसी भी स्तर पर अवरोधन या ठहराव नहीं किया जाएगा, अर्थात बालक को फेल नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई धारा नंबर 16 में। तो धारा नंबर 16 को हमने क्या जाना, चलिए एक बार और देखते हैं। इसमें RTE एक्ट 2009 में प्रावधान किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर बालक का किसी भी स्तर पर अवरोधन या ठहराव नहीं किया जाएगा। फिर आगे बात करते हैं धारा नंबर 17 की। इसमें कहा गया है कि बालक का शारीरिक शोषण नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का बालक का शारीरिक शोषण यानी कि मारा पीटा नहीं जाएगा, बालकों को केवल समझाया जाएगा। फिर आगे देखते हैं धारा नंबर 18 में क्या गया है कि किसी भी विद्यालय को संचालन की अनुमति तब मिलती है जब वह सरकार के द्वारा दिए गए मानकों को पूरा करता है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, धारा नंबर 18 में क्या कहा गया है कि कोई भी विद्यालय संगठन सरकार द्वारा तय मानक को जब पूरा करता है, यानी कि जब ये सरकार द्वारा दिए गए तय मानकों को पूरा करेंगे, सरकार द्वारा तय मानक को पूरा करने पर ही कोई भी विद्यालय चलाने की अनुमति होगी,
करने पर। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि कोई भी विद्यालय संगठन है उसे चलाने की अनुमति तब मिलेगी जब वह सरकार द्वारा तय मानकों को पूरा करेगा। तो हमने ये देखी धारा 18, यानी कि अध्याय 4 में हमने धारा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 देख ली। एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम बाकी की धाराओं को 20 धाराओं को कल 18 हो गई, 38 से 20 धाराओं को हम कल पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, हमने देखा अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या कहा गया है? विद्यालय एवं अध्यापकों के कर्तव्य। धारा 12 से 28 तक बात की गई है इसमें, यानी कि सबसे बड़ा अध्याय है ये, आपको बताया गया है। धारा 12 में कहा गया है कि सभी निजी शिक्षण संस्थान, ओके, जो सभी आरटी एक्ट द्वारा प्रावधान किया गया है कि कोई भी निजी शिक्षण संस्थान हो, वहाँ पर बालक के जब प्रवेश लिया जाता है तो जब कक्षा प्रथम यानी कक्षा 1 के प्रवेश में जितनी भी सीटें हैं, कुल सीटों का 25% निर्धन बालकों के लिए आरक्षित किया जाता है। शर्त यह है कि उनके पिता की आय जो है यानी इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए। और इसमें ये चीज़ें भी कही गई हैं कि अगर बालक बीच में इस लाभ को छोड़ देता है तो दोबारा वो लाभ इसे नहीं प्राप्त होगा। धारा 12 में सीधे सीधे ये चीज़ें कही गई हैं। फिर धारा 13 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि बालक अगर प्रवेश लेता है तो उसे किसी भी प्रकार का शिक्षण शुल्क या प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। धारा 14 की बात करते हैं तो प्रवेश के समय किसी भी प्रकार के दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी बालक से। ओके, कोई भी चीज़ जो ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं उनका एडमिशन होगा। फिर बात करते हैं धारा 15, तो इसमें कहा गया है कि बालक के प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर की है। अगर इस समय वो किसी भी कारणवश प्रवेश नहीं ले सकता है तो वो संपूर्ण वर्ष में कभी भी प्रवेश ले सकता है। फिर बात करते हैं धारा 16 की, तो इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को किसी भी स्तर पर उनका अवरोधन या ठहराव नहीं किया जाएगा। अर्थात कहने का सीधा सीधा मतलब है कि प्रारंभिक स्तर तक बालकों को फेल नहीं किया जाएगा। फिर बात करते हैं धारा 17 की, तो इसमें कहा गया है कि बालक का किसी भी प्रकार का शारीरिक शोषण नहीं किया जाएगा। बालक कुछ भी करे, उनको सिर्फ समझाना है, उनको मारना पीटना नहीं है। फिर आगे बात करते हैं धारा 18 की, तो इसमें कहा गया है कोई भी विद्यालय उसको संचालित करने की अनुमति तभी मिलेगी जब वो सरकार द्वारा दिए गए मानकों को पूरा करेगा। ओके, तो ये आपकी धारा अध्याय 4 की हमने इतनी 18 तक की धाराएं पढ़ ली हैं। अभी इसमें 10 धाराएं और बची हैं और 10 अभी आगे की, यानी कुल मिला के अभी 20 धाराएं बची हैं जो हम कल की क्लास में ख़त्म कर लेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम क्लास ख़त्म करते हैं और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। अगर चाहें तो आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स शालिनी है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हम भी पूछ सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी और अधिक से अधिक शेयर करिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है और आपके आगे आने वाले समय में जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सभी के लिए एकदम रामबाण क्लास होगी आपकी, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आपको धाराओं के साथ पढ़ाया जा रहा है, कहीं भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो इससे आपको जैसे आपने पहले से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ी है उसको ले लीजिए और ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ले लीजिए। अगर आपने इसको यहाँ से पढ़ लिया है तो आपको 100% गारंटी देते हैं कि आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक चीज़ें आपको बताई गई। यहाँ से अगर आपके क्वेश्चन बनते हैं तो नहीं छूटेंगे, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे जो भी आएंगे। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। इसी के साथ ये क्लास ख़त्म होती है। तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।